नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रीट लेवल फर्स्ट की इकाई 3 के अंतर्गत दूसरा जो चैप्टर है औसत, उसके अंतर्गत हमने कुछ प्रश्न थे उनको हमने हल किया था। इसके अंतर्गत पहला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने राशियों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है या राशियों का औसत कैसे करते हैं या राशियों की संख्या को किस तरह से ज्ञात किया जाता है, उसको हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। साथ ही जो दूसरा जो वीडियो था औसत पर आधारित, उस वीडियो में हमने जब नए व्यक्ति शामिल होता है उस समय औसत पर क्या फर्क पड़ता है, या जो व्यक्ति है वो उसमें से कम हो जाए या कुछ और व्यक्ति जुड़ जाए तो उस पर औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है, या औसत में जितनी वृद्धि होती है थोड़ी औसत में जब कमी होती है तो उससे हम किस तरह से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में देखी थी। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रीट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं चैप्टर वाइज, उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध हुआ है उस पर आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी, उससे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। तो इसके लिए जरूर हो गया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी जो है जो आपकी ही तरह तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस तरह से बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे औसत पर आधारित कुछ और अच्छे जो प्रश्न है जो कंपटीशन में आने लायक, उन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो औसत चाल जो है उनको किस तरह से ज्ञात की जाती है उसको भी हम बहुत ही विस्तृत और सरल तरीके से सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 38 है, तो इसमें चौथी संख्या कौन सी है, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कंपटीशन में खूब आते हैं। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए हमारे दिमाग में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए। हमने पिछले जो 2 वीडियो में काफी सारे ऐसे प्रश्न देखे हैं जिसमें हमने क्या किया है, जब हमें औसत दिया हुआ हो और संख्या दी हुई तो हम उनका योग करके ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हमने हल किया था। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए केवल हमारे पास क्या है, औसत ही दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या प्रश्न ये है कि 5 क्रमागत पूर्णांक होने चाहिए। तो हम सबसे पहले तो देखिए पूर्णांकों को मान लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको हम एक्स मान के जब करेंगे तो जल्दी हल होंगे। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि 5 जो पूर्णांक है वो पूर्णांक कौन कौन से होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन मान लेंगे। जैसे पहला पूर्णांक मैंने मान लिया एक्स, ठीक है। अब दूसरा पूर्णांक कौन सा होगा, क्योंकि क्रमागत है तो उसका अगला पूर्णांक कैसा होगा, जैसे मान लो पहली संख्या दी हुई है 2, तो उसका अगला पूर्णांक कौन सा होगा, 3 होगा। यानी उसमें हम जब 1 प्लस करेंगे तो हमें अगला पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x+1, तीसरा क्या होगा इसी तरह से x+2, उसका अगला हो जाएगा x+3 और पांचवा जो पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा x+4। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किए, 5 पूर्णांक मान लिए। आप गाइड में देख कई बार ऐसे भी दिए होंगे जहाँ x-1 x-2 वैसे भी आप मान सकते हैं। लेकिन क्या है, हम देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कहीं भी अपन ज्यादा शॉर्टकट की तरफ बढ़े। बिल्कुल सिंपल व्यवहारिक तरीके से प्रश्न हल करेंगे तब भी हमारे आंसर वैसे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए 5 पूर्णांक हमें दिए हुए हैं, साथ ही में क्या दिया, औसत दिया हुआ है। हम सिंपल सा देखिए औसत का जो फॉर्मूला है, जो हमने प्रश्नों में बहुत सारे हल किए हैं, औसत का फॉर्मूला क्या है। जो साथी पहली बार जुड़े हैं इस चैनल के साथ उनको बता दूं कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आप कक्षा 6 से लगाकर जहां तक भी आपने पढ़ाई की है मैथ्स की, उसमें आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे औसत पर आए होंगे, आपने हल भी किए होंगे। तो उसी तरीके से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर औसत हमारा दिया हुआ है तो हम औसत की जगह सीधा लिख देंगे 38। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राशियों का योग करना है। यानी जो पूर्णांक दिए हुए हैं उनका योग करना है। सारे पूर्णांक दिए हुए हम इनका योग कर देते हैं। देखिए पहला पूर्णांक है x, दूसरा कौन सा है x+1, तीसरा है x+2, चौथा है x+3 और पांचवा है x+4। ठीक है, अब इन सब का हम क्या करेंगे, योग कर देंगे। और बट्टा जो है वो राशियों की संख्या, तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 5, कितने पूर्णांक है 5। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम एक्स वाले प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए पहले सबसे पहला काम तो ये कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इनको प्लस कर दीजिए, एक्स कितना हो गया 2x, 3x, 4x और 5x। एक्स तो हो गए कितने कुल मिलाकर 5x प्लस। अब देखिए गणित की संख्या कितनी हो गई, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 4 कितना हो गए 10। ठीक है, बट्टा है 5। अब यहां से इस 5 का कर दीजिए पक्षांतर,
ठीक है। तो जब पक्षांतर करेंगे तो प्रश्न थोड़ा बड़ा हो सकता है या 5 कॉमन लेके काट भी सकते हैं, जो भी आपको सिंपल लगे। लेकिन मैं बिल्कुल, क्योंकि जब मैं ये जानता हूँ कि हमारे साथ जो चैनल के साथ जुड़े हैं वो हो सकता है कि सारे में से बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हो, तो उनको बहुत ही सरल तरीके से समझाना बहुत आवश्यक होता है। तो हम पहले इनको बहुत ही सिंपल तरीके से ही करेंगे। देखिए 5 जो है भाग में है, तो हम पक्षांतर करेंगे, ये कहाँ चले जाएंगे, गुणा में। तो सबसे पहले तो हम इसको गुणा में भेज दीजिए। यहाँ पर आपके क्या बच जाएंगे, 5x + 10। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब 38 को 5 से गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा 8 से कर दिया, कितना हो गया, 8 पंजे 40, हासिल कितना हो गया 4, 5 दिया 15, 15 और 4 कितना हो गए 19, 190 हो गई ये। अब यहाँ क्या बच गए, 5x + 10। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा पक्षांतर करते हैं। ये चर वाला पद है, ये अचर पद है, तो सबसे बड़ा जो मैथ्स वाला जो पद है उसको उसके साथ भेज देते हैं अपन। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, सिंपल से यहाँ तो देखिए 190 है। ठीक है, इधर जो गणित वाली संख्या इसका भी अपन पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ आ जाएगी माइनस में, बराबर इधर क्या बच गया, केवल 5x। अब 190 में से हम 10 माइनस कर देते हैं, कितने बच गए, 180, बराबर बच गए 5x। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, देखिए 5 गुणा में है, तो हम इसका पक्षांतर करेंगे, कहाँ जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। अब इसका भाग दे दीजिए, 5 का भाग दे दिया, कितना, 5 दिया 15, पीछे बच जाएंगे 3, 5 30। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब प्रश्न को वापस पढ़ते हैं। अब अगर हमें x का मान कौन सा होगा, देखिए x जो हमने माना है वो कौन सा माना, पहला पूर्णांक, तो पहली संख्या तो हो जाएगी 36। ठीक है, अगर हमें पहली संख्या पूछी होती तो कौन सी होती, 36। अब हमें यहाँ प्रश्न में कौन सी पूछी, चौथी संख्या पूछी है, यानी चौथी जो संख्या वो कौन सी है, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी चौथी जो संख्या है वो है x + 3। तो x का मान तो कितना आ गया 36, और उसमें 3 जोड़ दीजिए, यानी कितना आ गया 39। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आप याद कर सकते हैं। और दूसरा जो मैं तरीका यहाँ पर जो बता रहा था आपको, जो थोड़े मैथ्स में जो थोड़े अच्छे हैं, जिनको पक्षांतर करना अच्छे से आता है, तो वहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे ये जो 38 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है 5x + 10, इस दोनों में से मैं 5 को कॉमन ले लूँ। देखिए 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया 2। ठीक है, बट्टा क्या है 5, तो यहाँ पर 5 से 5 लेके कट हो जाएंगे, तो प्रश्न थोड़ा जल्दी हो सकता है। 38 बराबर यहाँ क्या बच गया, x + 2। ठीक है, अब 2 का हम पक्षांतर कर देते हैं, तो 38 में से 2 का पक्षांतर कर दिया तो कितने बच जाएंगे, 36। तो इस तरह से भी हम आंसर ला सकते हैं। लेकिन देखिए मैं ये नहीं करता कि हर एक को ऐसे ही करना चाहिए। देखिए हमारा सभी का दिमाग अलग अलग होता है, और बिल्कुल सिंपल तरीका जो आपको अच्छा लगे, व्यवस्थित लगे कि नहीं मैं तो इस तरीके से कर सकता हूँ, उसी तरीके से आप प्रश्नों को हमेशा हल करें। आपके कंपटीशन में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, और मेरा हमेशा से ही यही तरीका रहता है कि देखिए मैं कहीं पर भी आपको शॉर्टकट की तरफ नहीं दौड़ाऊंगा कि आप जल्दी से प्रश्न हल कीजिए। देखिए जल्दी दौड़ने के बजाय धीरे धीरे चलना, लेकिन सही चलना ज्यादा अच्छा होता है। एक और अच्छे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक कक्षा के सभी छात्रों के औसत अंक 59 है। ठीक है, तो कितने छात्र है वो हमें नहीं पता। ये यदि लड़कों का औसत 55 तथा लड़कियों का औसत 65 है, तो कक्षा में लड़कों की प्रतिशत संख्या बताइएगा, कितने प्रतिशत लड़के हैं। जब प्रश्न ही प्रतिशत में शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें न तो ये पता है कि लड़के कितने हैं या लड़कियां कितनी है, तो हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि कुल जो छात्र है, प्रतिशत में हमें हल करने, तो हम कुल छात्र क्या मान के 100 मान के इसको हल करते हैं कि कुल छात्र तो कितने मान लिया हमने 100 में, ताकि हमारा जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा। ठीक है, हमें ज्यादा मुश्किल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कुल छात्र तो हमने मान लिए, कितने हो गए 100। अब उसमें से लड़के तो हमने मान लिए x, तो इसमें से लड़के कितने हैं x। अब देखिए लड़के कितनी हो जाएगी, लड़के जो है x है, यानी 100 में से x का लड़का, तो 100 में से हम x को कम करेंगे तो वो पीछे बचेगी, वो क्या हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी। यानी लड़कियां जो हो जाएगी वो हो जाएगी 100 - x। अब 100 में से x को माइनस तो हम कर नहीं सकते, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया, हमने मान लिया। अब देखिए वही प्रश्न है जैसे हमने औसत वाला किया था, उसी तरह से इसको भी अपन हल करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम राशियों का योग भी करना पड़ेगा। तो योग हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास लड़कों की संख्या भी है, लड़के कितने हैं x, और उनका औसत कितना दिया हुआ है 55। तो हमने पिछले 2 वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए, उसी का बोलेंगे। सबसे पहले औसत कितना दिया हुआ है, सभी का औसत तो दिया हुआ है 59, तो यहाँ पर लिख देंगे 59। ठीक है, अब यहाँ पर राशियों का योग हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए लड़कों का योग भी लिखना पड़ेगा और लड़कियों का योग भी लिखना पड़ेगा, दोनों का योग लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देखिए लड़कों का हिसाब लेंगे, तो लड़के तो कितने हैं x,
तो लड़कों की संख्या हो गई x और लड़कों का औसत कितना है 55। तो इनका योग तो हमें ऐसे प्राप्त हो जाएगा जब इनका गुणा करेंगे तब। और लड़कियों का औसत हमें कैसे प्राप्त होगा, लड़कियों की संख्या कितनी है 100 माइनस एक्स, इस ब्रैकेट को बदल देते हैं, ये तो हो गया 100 माइनस एक्स, ये तो हो गया लड़की, और इनका औसत कितना दिया लड़कियों का 65। ठीक है, इन दोनों का जो योग करेंगे वो तो हो जाएगा राशियों का योग। ठीक है, अब राशियों की संख्या लिखनी है तो कुल संख्या तो कितनी है हमको पता है 100, यहाँ तो हमने लिख दिया 100। ठीक है, अब देखिए पहला काम क्या करें, सबसे पहले वही जो हमने पिछले प्रश्न में भी किया था 100 का पहले तो हम पक्षांतर कर देते हैं ताकि प्रश्न थोड़ा सा हमें सिंपल लगे। यहाँ पर भाग में है तो यहाँ का आ जाएगा गुणा में, तो 100 का हम इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 59 गुणा 100 का गुणा हो जाएगा। वैसे सीधा भी कर सकते हैं लेकिन अपन लिखेंगे तो आपको कहीं भी ऐसे चूके नहीं। तो आप साथ ही साथ हाँ ये चीज आपको कहना भूल गया कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, ताकि आपको जब भी ऐसे अच्छे प्रश्न जो लगे तो आप साथ ही साथ नोट भी करते रहे। ताकि कई बार ऐसा होता है कि आप प्रश्न एक बार देखें उस समय आपको स्मरण में रहता है लेकिन बाद में हम उसको भूल जाते हैं। तो आप जब भी लिखा हुआ होगा तो आप उसको जल्दी से समझ पाएंगे। जैसे हमने यहाँ 59 के 00 क्यों लिखा है, तो ये गुणा कैसे किया, पक्षांतर कैसे किया, वो सब समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 का पक्षांतर कर दिया होता है गुणा में। अब यहाँ क्या बचे, x का हम 55 से गुणा कर देते, ये तो हो गए 55x। ठीक है, प्लस अब इधर देखिए 100 माइनस x का 65 से गुणा करना तो पहले 65 का हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6500। फिर 65 का हम x से गुणा कर दिया माइनस के 65x। ठीक है, ये इतना काम तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा कर देते हैं। 59 का 100 से गुणा कर दिया 5900। ठीक है, अब देखिए इसका भी अपन कर देते पक्षांतर ताकि जो गणित वाली जो संख्या है वो सब एक तरफ आ जाए। यहाँ पर देखिए 6500 प्लस के है, पक्षांतर के अंदर ये हो जाएंगे माइनस के 6500। ठीक है, ताकि पक्षांतर के अंदर देखिए यहाँ पर हमें क्या बचेगी, केवल x वाली संख्या ही बचेगी एक तरफ। ठीक है, तो 55x और माइनस क्या है 65x। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए। 5900 में से हम 6500 तक माइनस नहीं कर सकते, 6500 में से 5900 का अपन माइनस करते हैं तो पीछे कितने बचेंगे, सिंपल सा है 600 बचेंगे, लेकिन माइनस की जगह है तो माइनस का हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी वही काम, 55 में से 65 माइनस नहीं हो सकते तो 65 में से हम 55 को माइनस करेंगे तो माइनस के 10 ज्यादा है तो माइनस के 10x बचेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, -10 का पक्षांतर कर दीजिए, क्या होगा गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में, माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, 0 से 0 कट हो गया, कितने मिल गए हमें आंसर 7। यानी x जो आ गया है वो क्या आ गया है 7। ठीक है, तो अब देखिए हमें चूंकि संख्या जो मानी हो गया 100 में मानी थी, इसलिए जो हमें आंसर जो मिला है लड़कों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, हमने x माना है तो आंसर कितना आ रहा है 60 आ रहा है। इसका मतलब है वो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 60% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ अच्छे प्रश्न जो थे जो पिछले वीडियो से रह गए थे उनको हमने हल किया। चलिए अब हम आगे चलते हैं इस अगले टॉपिक की तरफ जहां पर हमें औसत चाल ज्ञात करनी हम सीखेंगे। चलिए अब औसत चाल को समझते हैं। तो औसत चाल वाले जो प्रश्न होते हैं वो दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो ऐसा प्रश्न होता है जब हमें औसत चाल ज्ञात करनी होती है जबकि दूरियां जो है वो समान हो। एक तो ऐसा प्रश्न आते हैं जब हमें दूरी जो दी हुई है समान ही दी हुई होती है, यानी जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की एक निश्चित दूरी है, उस स्थान पर जाना है और वहां से वापस आना है तो दोनों समय तो दूरी तो वही रहेगी और हो सकता है चाल जो अलग अलग दी हुई हो। तो हमें औसत चाल ज्ञात करने के उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। औसत चाल हम कैसे ज्ञात करेंगे, n बटा x1 प्लस x बटा x2 प्लस a बटा x3, इस तरह जितनी भी चालें दी हुई है उनका हमें योग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n क्या है, पहले तो वो समझते हैं। n जो है वो तो है चालों की संख्या, यानी कितनी चालें हमारे पास है, यानी कितने जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है या दूसरे से तीसरे स्थान पर जा रहा है, अलग अलग जो चालें हैं तो वो चालों की संख्या लिखनी है, वो तो हमें ऊपर लिखनी है। और नीचे हमें क्या करना है, एक बट्टा में जैसे पहली चाल दूसरी चाल कितनी है, तीसरी है, जैसे जो भी चालें हैं उन चालों को हम लिख के इसको हल करेंगे तब हमें औसत चाल ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो बेहतर तरीके से आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। चलिए, तो एक प्रश्न ये है कि एक स्कूटर सवार अध्यापक अपने घर से विद्यालय तक की दूरी जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में दूरी दी हुई भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन वैसे हमें इसमें दूरी जब समान हो तो उस दूरी का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता, ये आप ध्यान रखें। तो अगर दिया हुआ भी है तो उसका आप इग्नोर ही करें। और इस प्रश्न में तो देखिए दूरी कहीं नहीं दी हुई है, सीधी यही लिखी हुई है कि घर से विद्यालय तक की दूरी जो है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। यानी जाने की जो चाल दी हुई वो तो कितनी दी हुई है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जबकि लौटते समय ट्रैफिक के कारण
उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। जब वो वापस लौट रहा है उस समय हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा हो, उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो गई है। तो जाने और आने की कुल यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो हमें क्या करते हैं, इसको औसत चाल ज्ञात करनी है। जाने की चाल अलग है, आने की चाल अलग है, तो उसकी औसत चाल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे। तो आप इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, एन। एन का मतलब क्या है, यहाँ पर चालों की संख्या। तो कितनी चालें दी हुई है प्रश्न में, एक और एक जाने की और एक आने की, दो चाल दी हुई। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एन के लिए 2 लिख देंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ 1/x1 लिखना है। पहली चाल है, पहली चाल कितनी दी हुई, 35 दी हुई। तो पहले तो हो जाएगा 1/35 प्लस दूसरी चाल कितनी दी हुई है, 25। तो ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, अगर मान लो तीसरी चाल और दी हुई है तो हम यहाँ पर इसको प्लस भी कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया। अब इसको देखिए हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ ऊपर तो हम इस 2 को ऐसे ही लिखेंगे। तो पहला काम में जो भिन्नों का योग करना हो तो क्या करना पड़ता है, क्या एलसीएम लेना पड़ता है। तो 25 और 35 जो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं लघुत्तम समाप बढ़ के। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किसका भाग जाएगा, इसमें सीधा ही मुझे दिख रहा है 5 का भाग जा रहा है। इसमें 7 बार, इसमें 5 बार, वापस 5 का भाग दे दिया, 7 में नहीं जाएगा, 5 में 1 बार और 7 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 5 का 5 से गुणा कर दिया 25 और 25 का 7 से गुणा कर दिया 25 से कितने हो जाएंगे 175। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा लघुत्तम समाप बहुत आ गया 175। ठीक है, अब हमें भिन्नों का जैसे हम योग करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हर का हर में भाग दे देंगे। तो 35 का भाग हम 175 में देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 35 का भाग देखिए 175 में हम सीधा ही देंगे। आपको से पहाड़ा याद नहीं रहा, गुना करके भी चेक कर सकते हैं। तो 35 का जो 175 में भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा, वो आप सीधा भी पता लगा सकते हैं। अगर आपने एलसीएम किया हुआ तो सीधा हम देखें तो 7 पे जो 35, ये 35 को हम कितने से गुना करें, 5 से गुना करते हैं तो हमें 175 मिलते हैं। यहाँ से भी मालूम पड़ जाएगा। देखिए 35 का 5 से गुना करते हैं, इसका भाग जो है कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, तो 5 को हम 1 से गुना कर देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 5। प्लस इधर 25 का भाग 175 में कितनी बार जाएगा, ये देखिए 25 हो गया, 5 में 25, तो 25 का भाग भी जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 का 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 7। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम हल कर देते हैं। चलिए अब इसको देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये 2 ऐसे ही लिख दिए होंगे और यहाँ पर कितने हो गए, 7 और 5 कितने हो गए, 12 और बढ़ता है 175। ठीक है, अब ऐसे जो प्रश्न जो आते हैं अब उसमें देखिए ध्यान रखें कि हम इसको कैसे हल करेंगे। हमारे पास कई बार अंश में 2 संख्या हो सकती है, भिन्न में और नीचे एक ही संख्या। अब इसको देखिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या कीजिए कि अंश और हर दोनों जगह हमें भिन्न के रूप में प्राप्त। नीचे तो हमारी भिन्न पूरी है, ऊपर इसको हम भिन्न बदल देते हैं, 2/1 भिन्न बन गई। अब देखिए पहले इसको तो हमने लिख दिया पहले भिन्न, और ये जो बट्टा में इसका अर्थ क्या हुआ, भाग में हो जाएगी। यानी ये जो है 12/175 का हमें इसमें क्या देना है, भाग देना है। इसको भाग में लिख दिया सिंपल सा। अब इसको बदल दीजिए गुणा में, भिन्न में भाग तो होता नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा 175 बट्टा हो जाएंगे 12। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 6 दूनी हो गए 12। और अब इसमें भाग देना पड़ेगा 175 बट्टा कितने हो गए 6, इसको भाग दे दीजिए। इसमें ये 175 में कितने का भाग देना है, 6 का भाग दीजिए सिंपल सा। 6 दूनी हो गए 12, पीछे बच गए 5, ये आ गए 55, 6 × 9 = 54, पीछे कितना बच गया 1, इसमें लगा दिया 0, 6 × 6, पीछे बच गए 4, इसमें लगा 0 लगा दीजिए 6 × 36। ठीक है, यानी लगभग जो इसकी औसत चाल आ रही है वो कितनी आ गई है, 29.16 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं और अब हम औसत चाल ज्ञात करना सीखेंगे जबकि दूरियां कैसी हो, असमान हो, यानी दूरियां भी अलग अलग दी हुई हो और उनकी चाल भी अलग अलग दी हुई हो। तब हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, उनकी औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने x1, x2, x3 ये तो सब मैंने दूरियां मानी, जितनी भी दूरियां दी हुई होगी वो हम ऐसे मान लेंगे। और y1, y2, y3 ये जो है ये दी हुई है 4, क्योंकि जब भी हमें दोनों का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना, ऊपर तो दूरियों का योग करना सिंपल सा, x1, x2, x3 जो भी है उन दूरियों का हम योग कर देंगे। और नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, x1 बट्टा y1, x2 बट्टा y2, x3 बट्टा y3, इस तरह से हमें इनका योग ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके हमें उनकी औसत चाल ज्ञात होगी। ठीक है, तो इस जो ये जो फॉर्मूला इसको भी अपन एक एग्जांपल से समझेंगे तभी हमें बेहतर समझ में आएगा, अन्यथा इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक कार जो है वो A से B तक का इस जो 100 किलोमीटर की दूरी है उसको तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। ठीक है, और B से C की दूरी है कितनी है, वो 140 किलोमीटर की दूरी है, उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कार की
ए से सी तक की कुल यात्रा में औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए दूरियां भी अलग अलग दी हुई है। ए से बी की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, बी से सी की दूरी कितनी है 140 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं और फॉर्मूले को भी अच्छे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें औसत चाल के लिए क्या करना है, पहला काम तो x1, x2, x3 यानी जो दूरियां जो दी हुई है उनका योग करना है। अब देखिए हमारे पास दूरियां कितनी है, ए से बी तक की दूरी तो है 100 किलोमीटर और बी से सी तक की दूरी है 140 किलोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी का योग और बट्टा में हमें क्या करना है, वहां पर हमें सिंपल सा 1 करके अपने उनका जो चाल थी उनका योग कर दिया था। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x1 और y1 यानी हमें दूरी बट्टा चाल ये हमें अलग से करना पड़ेगा। तो देखिए पहली तो दूरी कितनी है, ए से बी की 100 किलोमीटर की दूरी है और उसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर, तो 100 बट्टा 60। दूसरी जो दूरी है वो कितनी है 140 किलोमीटर और इसकी जो चाल है वो कितनी है 50 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सी मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो इनका योग कर दिया, इसके आगे में कर देता हूँ 100 और 140 कितने हो गए, ये तो हो गए 240 बट्टा यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दिया, 2 से कट कर दिया 3, 5, ये तो आ गए 5 बट्टा 3 प्लस इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, यहाँ बच गए 14 बट्टा 5। ठीक है, अब हमें वही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें इन भिन्नों का योग करना पड़ेगा। ऊपर तो हमारा आंसर 240 मिल चुके हैं, नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 3 का भाग 15 में कितनी बार 5 बार, 5 का 5 से गुणा कर दिया 25। इधर 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, 3 का 14 से गुणा कर दिया, 14 कितने हो गए 42, यानी हमें मिल गए हैं 240 बट्टा इनका योग कर दीजिए, 5 वालों कितने हो गए 7, 4 वालों 6, 67 बट्टा 15। ठीक है, अब वही काम जो मैंने उस प्रश्न पेपर में किया था, क्या करेंगे हम इसको तो लिख देंगे 240 बट्टा 1। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, पहले भाग में लिखेंगे और जब उसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 15 ऊपर आ जाएंगे और 67 जो है वो आ जाएंगे नीचे। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा काम है यहाँ पर। तो पहले तो हम 15 का गुणा तो हम कर देंगे, देखिए 0 का 0 हो गया, 15 का 4 से गुणा कर दिया, 15 चौके 60, हासिल हो गए 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 हो गए 36, तो 3600 बट्टा हो गया 67। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 67 का इसमें भाग देना पड़ेगा। वैसे 67 वैसे संख्या बहुत बड़ी है तो इसका हमें भाग देने में थोड़ा समय लगेगा। मैं यहाँ पर सीधा ही आंसर लिख देता हूँ ताकि आप समय की बचत भी हो जाएगी और इतना काम करना जानते हैं। तो जब इसमें भाग देंगे तो आपके आंसर लगभग औसत चाल जो मिलेगी वो बन जाएगी 53.73 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से हम औसत चाल इनकी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारी दूरियां भी अलग अलग हो और उनकी चाल भी अलग अलग दी हुई हो। ठीक है, तो आशा करूंगा आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको जो औसत से संबंधित जो अच्छे जो प्रश्न थे, जो कंपटीशन माने रहे थे, उन प्रश्नों को हमने बहुत ही सरल तरीके से हल किया है। साथ ही जो औसत चाल किस तरह से ज्ञात करनी है उनको भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा है। तो आप अपनी गाइड में जितने भी ये औसत से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप हल कीजिए और बिना शॉर्टकट की तरफ गए आप बिल्कुल व्यवहारिक तरीका जो है हमारा सिस्टमेटिक तरीका उसी तरीके से आप इनको हल कीजिए। और फिर भी आपको अगर उसमें कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर देंगे। तो चलिए आप अपना अभ्यास जारी रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।